तो हेलो बच्चों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो नंबर 7 लेकर के आए हैं। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही बड़ी दुविधा होती है, बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती है, कई मेथड बताया जाता है, ओके, कहीं दूसरा मेथड बताया जाता है, कहीं उसका कंसेप्ट बताया जाता है। दिस वीडियो कवर्स एवरीथिंग, ओके। यहाँ सब कुछ होगा हाइब्रिडाइजेशन में, इसके बाहर कुछ नहीं है। इस वीडियो के बाहर हाइब्रिडाइजेशन में कुछ नहीं है। समझ में आया आपको? हाइब्रिडाइजेशन वर्ड से डर लगता है ना? वर्ड के अंदर जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे और जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है क्या, एकदम सिंपल भाषा में, ओके। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कन्वेंशनल मेथड, जहाँ से शुरू हुआ था वो सीखेंगे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकालने का स्ट्रक्चर से मेथड, कि स्ट्रक्चर बना हो तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। और उसके बाद एक सुपर शॉर्ट ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन की, ये करना है। तो कई लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहले ये तो बताओ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ एक छोटी सी मेहनत करनी होगी। हम आपसे पूछेंगे कि मीथेन CH4, हमारा जो मीथेन है मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ओके। ये जो मीथेन है मॉलिक्यूल, ये बनता कैसे है, ठीक है। थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, जिसमें ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स के, वो ओवरलैप करते हैं। तो अगर आपको ये थ्योरी आती है, VBT थ्योरी आती है, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ यूट्यूब पे टाइप करिए VBT स्टडी टाइम, आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके। सुनिए आती है तो यूट्यूब पर टाइप करिए, आ जाएगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 2 2 2 4 2p 2 6। यहाँ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन 1 2। अब यहाँ कार्बन को हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4 बॉन्ड बनाने हैं। अरे हाँ या ना, 4 बॉन्ड बनाने हैं ना कार्बन को हाइड्रोजन से। लेकिन कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं? सिर्फ 2 ही हैं। आपको पता है कि हमें एक्साइट कराना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। अगर आप देखोगे तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है ना, सिंगल बॉन्ड होते हैं चारों के चारों। इस तरह से स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इस तरह से 4 बॉन्ड बनाता है, राइट, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, है ना, 4 बॉन्ड बनाता है। पर कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जो बॉन्ड बनते हैं किससे बनते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। यहाँ कार्बन के पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब कार्बन क्या करेगा? अपने इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ जंप करा देगा। इसे हम कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कई लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा होगा, तो स्किप करिए वीडियो को, सीधा पहुँचिए हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, ओके, जहाँ से हाइब्रिडाइजेशन शुरू हुआ है, ओके। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? अपना जो 2s है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, या सॉरी p में दे देगा। सो ये अपना 2s है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और अपने 2p में जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब वहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो कुल मिला के अगर आप देखें तो अब कार्बन के पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब ये 4 बॉन्ड बनाएगा। समझा आपको? और H हमारे पास 4 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है पेन के पास 1s में। अब ये 4 हाइड्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। जानबूझ के ऑपोजिट स्पिन का बनाया ताकि ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। 1s1 1s1 1s1, ठीक है। अभी देखिए अच्छे से, ये वाला इस वाले के साथ ओवरलैप करेगा, फिर ये वाला इस वाले के साथ ओवरलैप करेगा, फिर ये वाला इस वाले के साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा। यानी 4 बॉन्ड बने हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। चलो देखो, पहला वाला किसने बना? ये रहा 2s और 1s, हाइड्रोजन के पास सब 1s है। तो पहला वाला किसने बना? s और s के बीच में, पहला वाला s और s के बीच में बना है। दूसरा वाला चलो किस बना है? 1s और 2p, 1s हाइड्रोजन का और 2p कार्बन का। सो s हाइड्रोजन का, p कार्बन का, ठीक है। फिर वापस हाइड्रोजन की तरफ से ऐसे, कार्बन की तरफ से p है, फिर हाइड्रोजन की तरफ से ऐसे, फिर कार्बन की तरफ से वापस p है। सो यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हैं। एक बना है SS में, आप अगर देखोगे यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एक बना है SS में और एक बना है SP में, एक मिनट, एक बना है SP में और SP में,
तो 3 sp में बने और एक ss में बना है। अब मुझे बताओ कि ये जो चारों बॉन्ड है, ये जो चारों बॉन्ड है, ये डिफरेंट होंगे कि सेम होंगे? भाई ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, है ना। ss का बॉन्ड, sp का बॉन्ड डिफरेंट होगा, है ना। 3 बॉन्ड एक तरह के होंगे और एक बॉन्ड एक तरह का होगा। समझ में आ रहा है आपको? ये जो 3 बॉन्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 3 बॉन्ड है ये एक तरह के होंगे और ये एक बॉन्ड एक तरह का होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको? बिकॉज 4 बॉन्ड अलग अलग ऑर्बिटल्स के हैं। ये कौन कहता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि भाई ये चारों बॉन्ड जो हैं अलग अलग ऑर्बिटल से बने हैं, तो चारों बॉन्ड डिफरेंट होंगे और होना भी चाहिए, एक बॉन्ड इन सबसे अलग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चली। प्रॉब्लम यहीं पे आई और यही है बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। में हाँ लिख दूँ कि हाइब्रिडाइजेशन को क्यों आना पड़ा। प्रॉब्लम आई, ऑल 4 बॉन्ड्स ऑफ CH4 are equivalent are equivalent in all respects। मतलब इन चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सब सेम था, सबकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एक मिनट ये ज़रूरी है, इसे लिखिए, नोट करिए इसे। कि ऑल फोर एक्चुअली यहाँ पे बॉन्ड्स आएगा, बॉन्ड्स लिखना रह गया। ऑल 4 बॉन्ड्स ऑफ CH4 आर इक्विवेलेंट। मतलब ही ये कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है ये सेम होगी सबकी। इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है ये भी कैसे होगी? सेम होगी, इक्वल होगी। जबकि हमें लगा कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी, हमें ये लगा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती थी, लेकिन ये तो सेम है, बॉन्ड लेंथ भी सेम है, बॉन्ड एनर्जी भी सेम है। ये तीनों की एक जैसी होगी बॉन्ड एनर्जी। ये जो तीन है इन तीनों की एक जैसी और इसकी अलग, लेकिन हुआ ये कि सबकी एक जैसी थी, है ना। पर ऐसा नहीं हुआ और यही है फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और यही है बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की अब ज़रूरत पड़ी। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? ओवरऑल हमें प्रैक्टिकली दुनिया में ये समझ में आया एक्सपेरिमेंटली कि ये चारों बॉन्ड सेम होते हैं। मतलब ये कंसेप्ट जो है गलत है कि एक SS में है, एक SP में है ना, एक SP में है, SP में, ये गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा होता तो ये जो 3 बॉन्ड है ये एक जैसे होते और ये ऊपर वाला अलग एक जैसा होता। तो हमने दिमाग लगाया और हमने एक नया प्रोसेस दिया और जिसे हमने बोला हाइब्रिडाइजेशन। ज़रा देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ओके। तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। सो ये हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एज इट इज़ रहेगी। यहाँ तक तो कहानी सेम ही रहेगी हाइब्रिडाइजेशन में भी। यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होगा। ये मैंने क्या बना लिया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि ये जो चारों बॉन्ड है ये सेम होने हैं। सो व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक मिनट, हाइब्रिडाइजेशन बोलता ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी intermix to give एक मिनट, to give new orbitals of exact, एक मिनट, exactly
सेम एनर्जी। ठीक है। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्स टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। ठीक है। आपने से देखा था पहले एस की एनर्जी अलग थी, पी की एनर्जी अलग है ना। 2s की एनर्जी जो है यहाँ पे 2s की एनर्जी अलग है, 2p की एनर्जी अलग है। डिफरेंट तो हो ही जाएगी एनर्जी, 2p की एनर्जी ज़्यादा है तो ही तो ये बाद में भरा। अच्छा, पर इनकी एनर्जी आस पास तो है, क्योंकि ये 2s है और ये 2p है, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है ना। इसके पास इसके बाद 2s 2p है ना। अगर 3s होता तो 3p 3d, तो ये पास पास है, ज़्यादा दूर नहीं है ना, क्योंकि शेल नंबर तो सेम है। सेल सेम होने की वजह से एनर्जी क्लोज होती है। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी, ये दोनों की 2p और 2s की नियरली सेम है। लेकिन अगर हम सिर्फ 2p की बात करें तो इसके अंदर 3 आप देख सकते हैं ऑर्बिटल्स, यानी तीनों की सेम ही होगी है ना, क्योंकि 2p के ही भाई तो 3 की तो सेम ही होगी। 2s और 2p की नियरली सेम है और 2p में जो 3 है इनकी सेम ही है। ठीक है ना, सेम है ना, इन सब की सेम और इनके साथ नियरली सेम। इंटरमिक्स टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, ये सब आपस में इंटरमिक्स होंगी। ये जो ऑर्बिटल्स हैं, एक मिनट, ये जो ऑर्बिटल्स हैं आप देख सकते हैं जो इन्हें, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगी। ये आपस में क्या हो जाएंगी? इंटरमिक्स हो जाएंगी। एक मिनट यार, एक मिनट काम नहीं कर रहा है, बस एक मिनट। सॉरी, इस वजह से आपकी वीडियो लंबे हो जाते हैं है ना। ये ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो जाएंगे और एक नई ऑर्बिटल बनाएंगे 4। कितनी बनाएंगे? 4, और इनकी एनर्जी क्या होगी? सेम एनर्जी। तो देखिए, एक S थी, 3 P थी, 4 इंटरमिक्स हुई तो देखिए टोटल 4 ही बनेंगी। आप देख सकते हैं 4 ही ऑर्बिटल्स बनी है टोटल। तो हाइब्रिडाइजेशन ये भी कहता है कि जितनी ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुई पलट के उतनी ही ऑर्बिटल्स बनेगी। अब एक S है ना, एक S और 3 P है ना। S एक ही है, P देखोगे तो 1 2 3 XYZ 3 है ना, P S तो एक ही है। तो इनका नाम पड़ गया, तो इनका नाम क्या पड़ा बच्चों? बता दूँ मैं आपको, sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, चारों का नाम sp3 पड़ गया। क्यों? क्योंकि एक S है और 3 P है, तो 4 नई ऑर्बिटल्स बनी जिनका नाम है sp3 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 sp3, और इलेक्ट्रॉन इनके अंदर एज इट इज़ जैसे उसमें थे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक? है ना, समझ में आपको? अब हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे बना लूँ कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब कार्बन की चारों ऑर्बिटल्स कौन सी है? sp3, 4 ऑर्बिटल्स कार्बन की sp3 है ना। सो इधर से भी sp3 है ना, इधर से भी sp3, इधर से भी sp3, इधर से भी sp3 है ना, सब जगह से sp3। समझ में आया आपको? हाइड्रोजन के पास S S S S है ना। तो मतलब चारों बॉन्ड किसमें बने हैं? ये जो चारों बॉन्ड है ये किसमें बने हैं? एक मिनट बताइए, ये जो चारों बॉन्ड है ये किसमें बने हैं? ये चारों बॉन्ड बने हैं S sp3 S sp3 S sp3 और S sp3। एक मिनट यार, sp3 है ना, क्योंकि कार्बन ने अपनी ऑर्बिटल्स सेम कर ली है ना। समझ में आपको ये बात? अब ये बात जस्टिफाइड है?
एक मिनट। इक्विवेलेंट, तो आपकी बात सही है कि ऑल फोर बॉन्ड्स ऑफ CH4 आर इक्विवेलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, समझ में आया आपको, है ना? क्या आपको ये समझ में आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसके नाम कैसे पड़े आपको समझ लेना। sp3 क्यों पड़ा? क्योंकि एक ऑर्बिटल s का है, यहाँ पे एक s का है और 3 p के हैं, एक s का है और ये 3 p के हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा sp3। ठीक है, समझ में आया आपको? समझ में आया क्या, है ना? इसमें s का भी कैरेक्टर होगा, p का भी, और जो ऑर्बिटल बनी है इसमें s का भी कैरेक्टर होगा, p का। अब ये बात लगी कि इसमें p का कैरेक्टर ज़्यादा होगा और s का कैरेक्टर कम होगा दोनों का, लेकिन p का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि p के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, s के पास एक ही है। ठीक है, क्या बात क्लियर है आपको? समझ में आया, है ना? समझ में आपको? हमने हाइब्रिडेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने चेक किया, एक्सपेरिमेंटली पता चला कि जो 4 बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के, जो 4 बॉन्ड है इनकी बॉन्ड लेंथ भी इक्वल है, बॉन्ड एनर्जी भी इक्वल है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से PS और इन सब की बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। बॉन्ड इन सब की तो सेम है, sp की सेम है, लेकिन sp की और इनकी ओवरऑल अलग अलग हो गई। ठीक है ना? जबकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो सबकी सेम थी। तो इसलिए बच्चों हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ कि ये चारों ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करा गया। जितनी इंटरमिक्स हुई पहली बात उतनी ही बनती है और उन सभी की एनर्जी सेम। नाम कैसे पड़ा? एक s है, 3 p है, तो इन ऑर्बिटल्स का नाम पड़ गया sp3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और हर किसी की एनर्जी सेम हो गई, है ना? इसमें p का कैरेक्टर ज़्यादा होगा क्योंकि p का 3 ऑर्बिटल और s का एक ही है। सो ये था बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ से हाइब्रिडेशन की कहानी शुरू हुई। ठीक है, अब ये जो चारों बॉन्ड बने चारों एक जैसे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब ये जो 4 बॉन्ड बने हैं ना कार्बन और हाइड्रोजन के, ये एक जैसे होंगे। तो चलिए बनाते हैं इन्हें। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। एक मिनट, इसे बनाने का तरीका भी देखो अलग है, कुछ इस तरह से बनाया जाता है इसे। इस तरह से ऐसे ऐसे बनाया जाता है। अब ये जो ऑर्बिटल्स है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये किससे ओवरलैप करेंगी? हाइड्रोजन की s से। ये है हाइड्रोजन की s। एक मिनट, इस अलग कलर से करते हैं। ये है हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल्स, ये क्या कर गई? ओवरलैप कर गई। यहाँ पे किसकी s, यहाँ ओवरलैप कर गई। दिख गई आपको? ठीक है, ये जो चारों ऑर्बिटल्स आप देख रहे हैं ना, 4 ऑर्बिटल्स, कौन सी भाई? वीडियो थोड़ा लंबा होगा, माफ़ करिए, लेकिन धीमे ही इसलिए आप स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, ये जो 4 ऑर्बिटल्स है ना, ये आपस में रिपल्शन बहुत ज़्यादा करती है और रिपल्शन करके एक ऐसा शेप लेती है जिसमें रिपल्शन सबसे कम हो। मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कंपाउंड की ज्योमेट्री के लिए। क्या बोला मैंने, क्या चीज़ बोली? कि जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है, मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ओके, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर ज्योमेट्री ऑफ अ कंपाउंड की ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको बात समझ में आ गई? इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योमेट्री। ओके, समझ में आया आपको? जैसे ये एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, जैसे चारों हाइड्रोजन या चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, ये जो ऑर्बिटल्स बनी हैं, इनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ओके, तो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिनिमम रिपल्शन में रहना चाहेंगे, मतलब स्पेस में एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन लेंगे जिसमें उनमें रिपल्शन कम होगी। मतलब हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनती है, यानी हाइब्रिडाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ज्योमेट्री के लिए। ओके, ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन की जो ज्योमेट्री होती है इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। मीथेन की ये जो ज्योमेट्री बनी है, मीथेन की, इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, अभी सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं हम, अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। ठीक है, क्या क्या कर सकता है। इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल मतलब 4 पैर वाला या 4 फेस वाला, ऐसी ज्योमेट्री।
सो व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? अब स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, पॉइंट वाइज लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। सबसे पहला पॉइंट कि एटॉमिक ऑर्बिटल, सबसे पहला पॉइंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी या तो सेम हो या तो नियरली सेम हो, ओके, चाहे तो करीब सेम हो या नियरली सेम, वो आपस में मिक्स होती है टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी एक्जैक्टली सेम हो। इन सब की एनर्जी एक्जैक्टली सेम होगी। ये जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, इनकी एनर्जी एक्जैक्टली सेम होगी। जितनी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुई है उतनी ही ऑर्बिटल्स बनेंगी। इनका कैरेक्टर जो है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनका कैरेक्टर दोनों से लेकर के आएगा, है ना। नाम कैसे लिखेंगे? एक एस 3 पी, एक एस 3 पी, सो sp3 नाम पड़ गया। समझ में आया आपको? और ये क्या देती है? ज्योमेट्री, ओके, क्योंकि वो रहना चाहते हैं मिनिमम रिपल्शन में। कौन? ऑर्बिटल्स। अभी बहुत से पॉइंट्स आएंगे जब हम इसको डिटेल में स्टार्ट करेंगे। चलिए हाइब्रिडेशन के सारे पॉइंट्स पहले पॉइंट है, फिर हम हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे सीखते हैं। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बात नहीं समझा पा रही थी कि अलग अलग ऑर्बिटल्स के बनने वाले बॉन्ड सेम कैसे हो गए। तो हाइब्रिडेशन ने कहा कि पहले ऑर्बिटल्स को आपस में इंटरमिक्स कराओ, सेम ऑर्बिटल्स बनेंगी और तब बॉन्डिंग होगी। तो कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हाइब्रिडेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of same or nearly same energy to give orbitals of exactly same energy, एक मिनट। ठीक है, तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और एक्जैक्टली सेम एनर्जी टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एक्जैक्टली सेम एनर्जी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन किन ऑर्बिटल्स का हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, किन ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? ओके, देखिए सबसे पहले हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स का, एम्प्टी यानी जो वेकेंट होते हैं, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऑल कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। कई लोग बताते हैं कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स का ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो मैं आपको बता दूं हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इन सभी ऑर्बिटल्स का होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इन सभी ऑर्बिटल्स का होता है। ओके, कौन कौन से? हाफ फील्ड, फुल फील्ड और वैकेंट, इन सभी का होता है हाइब्रिडाइजेशन। इट्स नॉट लाइक सिर्फ हाफ फील्ड का ही होता है, सभी का होता है, तीनों का होता है। हाफ फील्ड हो, वैकेंट हो या फुल्ली फील्ड हो, सब के सब हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं। जैसे कि वैकेंट एम्प्टी ऑर्बिटल शो करता है किसमें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। कोऑर्डिनेट में क्या होता है? एक लोन पेयर देता है, दूसरा ऑर्बिटल लोन पेयर खाली होता है। एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है और एक दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। फुल्ली फील्ड कहाँ पे होता है? जब लोन पेयर बचते हैं। लोन पेयर में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। तो तीनों में हो सकता है, हाफ फील्ड, एम्प्टी या फुल फील्ड। क्लियर है? एम्प्टी कहाँ पे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। फुल्ली फील्ड कहाँ पे? लोन पेयर में। हैशटैग पॉइंट नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है, द नंबर ऑफ hybrid the number of hybrid orbitals is equal to the number of
नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। ओके, सो the number of hybrid orbital is always equal to the number of intermixing orbitals। तो मैं आपको समझा चुका हूँ ये पॉइंट, है ना, समझा चुके हैं हम आपको, ठीक है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, जितनी मिक्स होंगी उतनी ही नहीं बनेगी और सबकी एनर्जी कैसे होगी, सेम होगी। ये बात याद रखना कि सेम या नियरली सेम एनर्जी वाले ही ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। ये बस आप याद रखना, कोई भी नहीं, सेम या नियर भी सेम। ऐसा नहीं कि तुमने 2s को 3p से मिक्स करा दिया, 2s को 2p से कराना होता है, ये नहीं चलेगा। 2s को 3p से करा देना, ये नहीं चलेगा। एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, हल्का फुल्का डिफरेंस चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। और जो नहीं बनेंगी उनकी एनर्जी एक्जैक्टली सेम होगी। कौन कौन हो सकता है, हाफ फील्ड, एम्प्टी और फुल फील्ड। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो भी कर सकते हैं, जो खाली वो भी कर सकते हैं, और जिसमें एक ही है या हाफ फील्ड हो वो भी कर सकती है ना। ये बॉन्ड बनाएंगी, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की है और ये लोन पेयर, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं। आइए, अब ये हाइब्रिडाइजेशन कोई नया वर्ड तो नहीं लग रहा, ठीक है। पुरानी ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्स होना और नए ऑर्बिटल्स का बनना। पॉइंट नंबर 4, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन is for sigma bond, एक मिनट, is for sigma bond and लोन पेयर। पाई बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी लेना देना नहीं है, लिख लीजिए इस बात को नोट में। सिग्मा बॉन्ड सब समझते हैं, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हाइब्रिडाइजेशन की जो थ्योरी है सिर्फ किसके लिए, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। पाई बॉन्ड्स का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती है ना, जो नई ऑर्बिटल्स बनती है ना, जो बनी थी, वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकती है, या ये कह लो जो सिग्मा बॉन्ड थे वही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और लोन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट, पाँचवा पंक्ति, ये धीमे धीमे समझ में आ जाएगा। बस इतना समझ लो कि पाई बॉन्ड का जो है वो हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, चलिए पाँचवा पॉइंट देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको और क्या बताएं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are named after the parent orbitals, ओके। जिन ऑर्बिटल्स से वो बने हैं, कौन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उन्हीं के नाम से इनकी भी नेमिंग करी जाती है, ठीक है। उन्हीं के ऊपर इनका नाम रखा जाता है। अब इसको ध्यान से समझो। मान लो कि मेरे पास जो है एक s और एक p ऑर्बिटल है, तो इसका नाम, जो नई ऑर्बिटल बनेगी, दोनों मिक्स कर जाएगी, एक s और एक p, तो कितनी ऑर्बिटल बनेगी, 2 ऑर्बिटल बनेगी। नाम क्या होगा, sp, क्योंकि एक s है और एक ही p है। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है तुमको, आ रही है, ठीक है। 2 मिक्स होंगी, 2 बनेगी, इसका नाम होगा sp, ठीक है। समझ में आया आपको। मान लो मेरे पास एक s और 2 p है, देखिए ये रहा एक s और मेरे पास है 2 p, यहाँ पे ये मिक्स कर जाए तो क्या बनेगा, कितनी ऑर्बिटल, 3 बनेगी। नाम क्या पड़ेगा, सोच के बताइए। एक s 2 p से बना है, तो sp2, आपको समझ में आ रहा है ये बात, ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई। एक मिनट यार, आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे चलिए एक और ले लेते हैं। एक s और 3p का तो हमने देख लिया है। एक s 3p है मेरे पास, तो 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, आपको पता है उनका नाम होगा sp3। मान लो एक s 3p और एक d है,
अब क्या होगा, एक S, 3 P, एक D, तो कुल कितनी ऑर्बिटल्स बनेगी, 5, कुल बनेगी 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3, 1 2 3 4 5। इनका नाम क्या होगा, इनका नाम क्या होगा, इनका नाम होगा sp3d। इसका भी नाम क्या होगा, sp3d। इसका भी नाम क्या होगा, एक मिनट, इसका भी नाम होगा sp3d, sp3d, sp3d। अरे बोलो, बात समझ में आई, ये नाम होगा ना इनका। तो इस तरह से नेमिंग होती है ऑर्बिटल्स की, इनके पेरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। ठीक है, तो याद रखिए नाम कैसे देते हैं ऑर्बिटल्स को, ठीक है। समझ में आपको, पांचवा पॉइंट आपको समझ में आया क्या, इसी तरह से करना है। तो इसी तरह से अगर एक S 3 P 2 D मिल गए तो क्या नाम होगा, sp3d2, sp3d2, 6 ऑर्बिटल्स बनेंगी, है ना। समझ में आएगा क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, नाम कैसे लिखते हैं, जो मिलने वाली ऑर्बिटल्स है उन्हीं के बेसिस पे नाम लिखना है, नाम लिखने का तरीका समझ में आपको, ठीक है। चलिए ये भी समझ में आ गया हो तो आगे देखिए, पॉइंट नंबर 6, छठा पॉइंट क्या है भाई, एक मिनट, पेन चल नहीं रही है। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ क्या, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता ये सब, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी जो एस ऑर्बिटल है वो ऐसी गोल होती है, एक मिनट, एस ऑर्बिटल, ये आपकी एस ऑर्बिटल है ना, ये आपकी पी ऑर्बिटल है, और ये आपकी डी ऑर्बिटल है, ये इनकी शेप्स हैं। अरे बोलो, समझ में आया आपको, ये सब किताब में नहीं मिलेगा आपको, लिखिए नोट्स में डालिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अपना ही एक शेप है, हमारी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, है ना, उनका अपना ही अलग एक शेप होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। देखिए जैसे जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो, है ना, कोई भी हो, कोई भी हो, हाँ, चाहे sp हो, है ना, sp2 हो, sp3 हो, sp3d हो, है ना, sp3d2 हो, कोई भी हो, इन सबका क्या अपना अलग अलग एक शेप होता है, ठीक है। समझ आपको, एक कॉमन शेप बना दिया गया है। मान लो केमिस्ट्री किताब में कहीं पे डायग्राम बना है, एक मिनट यार, तो देखते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, क्योंकि इनकी शेप ही अलग होती है, अपनी एक शेप होती है उस ऑर्बिटल को देखते ही। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा, ऐसा, एक लार्ज लोब और एक स्मॉल लोब ले लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल लोब होता है, ठीक है। समझ में आया आपको, ये आपका लार्ज लोब है, ये वाला देखने भी पता चल रहा है, और ये आपका स्मॉल लोब है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको मैं ऑर्बिटल्स दे दूँ, ये देखिए, एक मिनट यार, ये देखिए, तो आप समझ जाओ ये कौन सी ऑर्बिटल्स हैं, एक मिनट, आपको समझ क्या जाना है कि कौन सी ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। क्यों, इनके शेप से पता चल रहा है, इनके शेप से पता चल रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। समझ में आपको, के शेप से पता चलता है, ऐसे ऑर्बिटल्स दिखे समझ जाना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ओके। यहाँ पे एस, तो समझने का सल्फर का हुआ होगा हाइब्रिडाइजेशन। एक और चीज़ है कि ये जो स्मॉल लोब है ना,
ये जो आपका स्मॉल लोब है ना, इसे हम जनरली दिखाते नहीं हैं, वी डोंट शो दिस स्मॉल लोब। तो सल्फ़र का कैसा होगा, ये सल्फ़र इसके ऊपर बस ऐसे ऐसे, वो जो स्मॉल लोब है उसे हटा देना, ऐसा दिख गया, समझ जाओ हाइब्रिडेशन हो गया। स्मॉल लोब को रिप्रेजेंट ही नहीं करते, ऐसे बनाते हैं सिर्फ जनरली सिंपली, वो बड़े लोग को दिखाते हैं, बड़े लोग को दिखाते हैं, छोटे लोग को नहीं दिखाते। ये जो छोटा लोग है इसे नहीं दिखाते, है ना। तो शेप हमेशा ऐसा ही होगा, चाहे कोई भी हो, sp2 हो, sp3 हो, sp हो, sp3d हो, sp3d2 हो, कोई भी हो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलिए, अब हाइब्रिडाइजेशन की आपको बेसिक बातें क्लियर हो गई होंगी। लास्ट एक पॉइंट बता देते हैं, #7। ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे दिया था। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ओरिएंटेड, एक मिनट, ओरिएंटेड सच दैट रिपल्शन, उनके बीच का जो रिपल्शन है, ओरिएंटेड सच दैट रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम, रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम, ओरिएंटेड सच दैट रह गया, सच दैट रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम, ठीक है। उनके बीच का जो रिपल्शन है वो कम से कम इस तरह से ओरिएंटेड हो जाए कि उनके बीच का जो रिपल्शन हो वो सबसे कम हो। स्पेस में एक ऐसा शेप ले लें जिससे वो रिपल्शन के बीच का कम हो, ऐसे दूर भागते हैं, ऐसे 3D में अपने आप को अरेंज करें कि उनके बीच का जो रिपल्शन है वो सबसे कम हो, ताकि स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। क्यों भाई, तो जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, और इस कहानी की वजह से हाइब्रिडाइजेशन एक ज्योमेट्री क्रिएट कर देता है ना। समझ में आया आपको, जैसे जैसे वो अरेंज होंगी, दूर भागेंगी, वैसी ज्योमेट्री क्रिएट होगी ना, समझ में आया आपको। सो हाइब्रिडाइजेशन जो है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये जो कंपाउंड को ज्योमेट्री प्रोवाइड करता है, ओके, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड एग्जांपल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, स्लैश, और यहाँ पे देखेंगे हम ज्योमेट्री, यहाँ पे देखेंगे हम एग्जाम्पल, ठीक है ना, ठीक है। दुख की बात यह है कि ये जो मॉडल है ये भी आगे फेल कर जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमें पढ़नी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR, ठीक है। तो हमें दुख है इस बात का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिया एक S और एक P और एक P, तो एक S, एक मिनट यार, हमने लिया एक S और एक P, ठीक है। और कितने बनेगी, 2 ऑर्बिटल्स बनेंगी, ये 2 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुई हैं, नाम क्या पड़ेगा, एक S है और एक P है, तो नाम क्या पड़ेगा, SP, अरे यही होगा ना नाम, नहीं बोलो, बनाए इसको हम, तो ये ऐसे बनती है बच्चों, एक ये, एक ये, बेसिकली ये, और ठीक है। तो ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी जी, यहाँ पे ये कुछ इस तरह मिक्स कर जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, ये ऐसे देख सकते हैं आप, रिपल्शन मिनिमम, शेप होता है, ज्योमेट्री होती है लीनियर,
लीनियर होता है। जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन दिखे तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। और ये एंगल होगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल होता है ये, ठीक है। दिखे तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, ओके। और ये एंगल होगा 180 डिग्री। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है मेरे पास, एक मिनट। एग्जांपल है BF2, ठीक है, BF2। इसको करने के दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। BF2 कैसा होता है, देखिए आपको पता है कैसे होता है, दो बॉन्ड बनते हैं फ्लोरीन से। अब ये स्ट्रेट होता है, ये आपको कैसे पता कि ये स्ट्रेट होता है भाई, दो बॉन्ड बनते पता है, आप ये स्ट्रेट होता है, ये कैसे पता, है ना, है ना। आप कहोगे कि भैया जी BF2 जो है वो ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन ये सिर्फ ऐसा स्ट्रेट ही क्यों हुआ, है ना, ऐसा होता है, ये कैसे बता सकते हो, है ना। ऐसे थोड़ी बनाए, थोड़ा सा देखते हैं, चलिए। बेरिलियम, एटॉमिक नंबर बेरिलियम का होता है 4, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2। दो फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है, दो फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने हैं। सो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर है इसका 9। सो एक मिनट, 1s2 2s2 2p5 2p5। एक मिनट यार, 2p5 ये फ्लोरीन। फिर एक और फ्लोरीन, एक और फ्लोरीन है 1s2 2s2 2p5, ठीक है ना। अब इस फ्लोरीन का पहले 2p5 देखेंगे, ठीक है, 2p5 देखिए। एक मिनट यार, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 1 2 3 4 5। थोड़ा पतला कर देते हैं इसे, 1 2 3 4 5, है ना, ऐसा ही हुआ ना 2p5। इसका भी देखिए 2p5 कुछ ऐसे ही बनेगा, 1 2 3 4 5, यस और नो, इसका 2p5 हो गया, ओके। और अगर बेरिलियम की बात करें तो इसमें 2s2 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ओके। यार अब बेरिलियम जो है ओवरलैप कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे ना ओवरलैप अगर करना है तो हमें करना होगा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करना होगा, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अब होगा ये कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 2p खाली पड़ी है ना बेरिलियम के पास, तो बेरिलियम एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा देगा। सो ये हो जाएगा 2s1 एक मिनट, 2s1 और 2p1, है ना, 2s में एक और 2p में भी एक। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ऑपोजिट स्पिन पर रखिए इसे, और यहाँ इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑपोजिट स्पिन का, क्योंकि ओवरलैप भी करना है, ठीक है जी। अब देखिए ओवरलैप करेगा बेरिलियम, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसके पास, है ना, तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला फ्लोरीन है वो इससे ओवरलैप कर गया, ये वाला फ्लोरीन जो है वो इस वाले से ओवरलैप कर गया, ठीक है जी, समझ गया, है ना। इसमें प्रॉब्लम है ना, एक बॉन्ड बनेगा, क्या है, एक बॉन्ड बनेगा फ्लोरीन के P और बेरिलियम के S के बीच में, दूसरा बॉन्ड बनेगा फ्लोरीन के P और बेरिलियम के P के बीच में, पर ऐसा होगा नहीं,
पर ऐसा होगा नहीं। हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि ये जो दोनों बॉन्ड है बेरिलियम के, ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। तो ये दोनों ऑर्बिटल, ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं, अब ये इंटरमिक्स करेगी, ये दो ही जिनमें इलेक्ट्रॉन है ना, और एक नई ऑर्बिटल बनेगी। ठीक है जी, तो एक नई ऑर्बिटल बनेगी। कितनी बनेंगी? दो ही बनेंगी, जितनी इंटरमिक्स हुई है उतनी ही बनेंगी, और इनका नाम होगा sp और sp। तो एक बॉन्ड बनेगा p और sp में, एक बॉन्ड बनेगा p और sp में, और इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो आप क्या आता है, sp। जब कभी भी sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा तभी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर। समझ में आया आपको? समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ आया? sp और हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तभी जो हमारा ज्योमेट्री होती है वो होती है लीनियर। समझ में आया? ओके। उसी तरह से BeF2 में जैसा लीनियर ज्योमेट्री है, उसी तरह से हम कह सकते हैं, उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से हम कह सकते हैं BeCl2 में भी होगा, है ना। BeCl2 में भी इसी तरह से sp में जाएगा। उसी तरह से BeBr2, याद रखो ज्योमेट्री नॉट शेप, ज्योमेट्री नॉट शेप, याद रखो इस बात को, ज्योमेट्री नॉट द शेप। शेप और ज्योमेट्री अलग अलग चीज़ें हैं, शेप और ज्योमेट्री अलग अलग चीज़ें हैं। ज्योमेट्री ओके विल बी लीनियर। ठीक है। अच्छा, एक तरीका और क्या है बच्चों, चलो थोड़ी देर बाद बताता हूँ, अभी पहले सीखो। तो ये आप तो समझ गए भाई साहब, एक एस ए पी में कहानी लीनियर होगी। मान लो एक एस हो, एक एस हो और दो पी हो। अब कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी? अब कुल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी, कुछ इस तरह से। और इनका नाम क्या होगा? इनका नाम क्या होगा? इनका नाम होगा sp2, 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 sp2। क्यों? क्योंकि s एक है, p दो है, इसलिए sp2। ठीक है, ओके। 3 ऑर्बिटल्स कैसे ओरिएंटेड होती हैं, आइए देखिए कुछ इस तरह से। ये एक, ये ऐसा, ये ऐसा। क्या आपको दिखा? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, कुछ इस तरह से। छोटा वाला हम नहीं बनाएंगे, बड़े वाला ही बनाएंगे, बड़ा वाला लोग ही बनाएंगे, छोटा नहीं बनाएंगे। ओके। ये ज्योमेट्री बनी है, इसे हम कहेंगे, ये जो ज्योमेट्री बनी है इसे हम कहेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। ये जो ज्योमेट्री बनी है इसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, इसका नाम है ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगल की तरह, राइट। थोड़ी इसलिए मतलब तीनों ऑर्बिटल सेम प्लेन में है, ऐसा नहीं कि कोई उठा हुआ है, प्लेन से बाहर है, प्लेन के अंदर है, एक ही प्लेन में है ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे एंगल होगा कितना? 120। कहीं पे भी आप एंगल लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे एंगल होगा 120 डिग्री, यहाँ पे लो, यहाँ पे भी एंगल होगा 120 डिग्री, है ना। एंगल, तीनों भी एंगल सेम होगा 120 120। यहाँ पे भी कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक है जी। सो जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तभी जो ज्योमेट्री बनेगी होगी ट्रायंगुलर प्लेनर। ओके, समझ गया आपको? एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। ठीक है, BF3। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, है ना। यह है बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हमारे पास 3 फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर होता है 9। ठीक है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p5। अब हम अगले जो फ्लोरीन हैं इनका सिर्फ 2p5 ही बनाएंगे। ठीक है, इसका चलो 2p5 यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, इसका 2p5 बना लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ओके, अब अगले वालों का सिर्फ 2p5 ही बनाएंगे हम, अगले जो हमारे फ्लोरीन है ना उनका सिर्फ 2p5 बनाएंगे। सो फ्लोरीन 2p5।
3 4 5। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ना, आसानी है। ठीक है, दूसरा फ्लोरीन, इन दोनों को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। तीसरा फ्लोरीन 2p5। ये हो गया 2p5 इस फ्लोरीन का। तो अब जैसे देख सकते हैं बेरिलियम जो है वो फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन बेरिलियम के 2p में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना है? सिर्फ एक ही है ना, एक ही है, जबकि 3 होने चाहिए थे। तो अब हम कराएंगे एक्साइटेशन, और एक्साइटेशन कराते ही क्या हो जाएगा कि 2s में से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। 2s में से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, यहाँ पे होगा 1। कितना होगा? 1। 2s1, एक मिनट, 2s1 और 2p 2 हो जाएगा, है ना। तो फिर p में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और एक s में होगा। ये p की ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और हमारी s की जो एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम बोरॉन के पास भी हो गए। तो अब ये बॉन्ड बनाएंगे फ्लोरीन के साथ, ये वाला इसके साथ, इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अगर आपने ऐसा सोचा है तो गलत है, इनकी जो एनर्जी है वो अलग होगी। अरे बोलो हाँ या ना, अलग होगी। तो अब ये दोनों इंटरमिक्स हो जाएंगे, ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये इंटरमिक्स हो जाएंगी। 3 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रही है ना, तो 3 ही नई ऑर्बिटल्स बनेंगी। कितनी बनेंगी? 3। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, और इनका नाम क्या होगा? ज़रा नाम सोच के बताना क्या होगा। sp2 sp2 sp2। सो भाई क्योंकि sp2 ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ज्योमेट्री क्या होगी? हमने पढ़ रखा है ना ज्योमेट्री क्या होगी फिर, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। ये रहा आपका बोरॉन सेंटर में, ऊपर फ्लोरीन, साइड में फ्लोरीन, और इस तरफ भी फ्लोरीन। ये हो गया बच्चों आपका बोरॉन का ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री समझ गया आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपको ये समझ में आ गया? लिख लीजिए। अभी ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा। ओके, अभी कुछ याद मत करो। ओके, समझते जाओ। अगला देखते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास एक S है और 3 P है। तब कुल मिला के 4 नई ऑर्बिटल्स बनेगी, जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। 4 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, और इनका नाम होगा sp3 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 और sp3। जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तभी याद रखिए जो ज्योमेट्री बनेगी उसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल। कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी, जैसे कि मान लो, एक मिनट, कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बन जाएगी। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। अब देखिए, ये इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। ठीक है। तो बच्चों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आपका ये जो एंगल होता है, ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, टेट्राहेड्रल। ठीक है,
टेट्राहेड्रल, हेड मतलब फेस, टेट्रा मतलब चार, चार फेस वाला, चार फेस वाली ज्योमेट्री। चार फेस कैसे देखें, ये 1 2 3 4, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, टेट्राहेड्रल में क्यों गया, ताकि रिपल्शन सबसे कम हो। ओके, आपको मैं इमेज दिखा दूंगा टेट्राहेड्रल की। ओके, ये इमेज आप देख लीजिए टेट्राहेड्रल की। ओके, ठीक है, सही है, सही है इमेज के हिसाब से। अब इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल अभी अभी हमने किया था मीथेन, CH4 का एग्जांपल याद है, अभी हमने किया था ना, CH4 टेट्राहेड्रल, C एटॉमिक नंबर होता है 6, जाओ तो पीछे जाके चेक लो, sp3 हाइड्रोजन आया था, 1s2 2 2s2 2p2, ठीक है, 6 का एटॉमिक नंबर है। फिर टू, क्या हो रहा है ये, एक मिनट, फिर इसके पास 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि होने कितने चाहिए 4, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत नाइंसाफ़ी है, 4 होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो क्या होगा, ये 2s के ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, अरे हाँ आया ना, तो ठीक है, चलिए अच्छे से बनाते हैं। यहाँ 2s में अब सिर्फ 2s में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, और 2p में अब 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अब देखें तो कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के पास वही 1s ही है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई भी हाइड्रोजन ले लो, 1s एक ही इलेक्ट्रॉन। ऑपोजिट स्पिन वाला क्यों ले रहे हैं पता है आपको, ताकि ओवरलैप करें। हाइड्रोजन 1s 1 1s 1 1s 1 1s 1 और ऑपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन। अभी ओवरलैपिंग अभी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि अभी इनकी इंटरमिक्सिंग बाकी है, इन्हें इंटरमिक्स करना पड़ेगा, एनर्जी अलग अलग है, जब तक एनर्जी सेम नहीं हो जाती तब तक। तो 4 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगी तो नई भी 4 ही बनेंगी, और इन सबका नाम होगा, सबका नाम होगा क्या, sp3 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 और sp3, ठीक है। तो भाई अभी कार्बन और हाइड्रोजन कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन, इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है। चलिए अगला केस लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक S है ना, 3 P है और एक D है, तो कुल कितनी ऑर्बिटल्स बनेंगी, 4 1 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हर किसी का नाम क्या होगा, sp3d sp3d sp3d, ये होगा ना, sp3d sp3d, ये होगा इनका नाम, ठीक है। एक S 3 P 1 D, 5 नए ऑर्बिटल्स जिनका नाम होगा sp3d, और इनका जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी, 5 ऑर्बिटल्स जब बनते हैं तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ये कुछ ऐसे, एक मिनट यार, और ये ऐसे होगा। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा अलग कलर से बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताना भी है। ये देखिए कुछ इस तरह से बनेगी, इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइगोनल बाइप्लेनर। इस तरह की ज्योमेट्री को हम कहते हैं
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई प्लेनर नहीं, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, यहाँ ये जो ग्रीन वाले हैं ये एक ही प्लेन में है। अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन वाले हैं ये एक ही प्लेन में है, इनका एक ही प्लेन में है ना, ये एक ही प्लेन में है। ये ऑरेंज वाला एक प्लेन के ऊपर है ऐसा, और एक प्लेन के नीचे है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये जो तीन है ना हरे वाला है, ये एक प्लेन में, ये और ये प्लेन के ऊपर और नीचे हैं। ठीक है, ये जो तीन एक प्लेन में है इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का ये तीन, ये दो हरे वाले 120, ये दो हरे वाले, इनके बीच का एंगल बता रहा हूँ मैं 120, ये दो हरे वाले इनके बीच का एंगल 120, और ये ऊपर और नीचे वाले जो हैं इन सभी से 90-90 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। इमेज दिख रही है आपको, ये है ना, एक ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर, एक ऑर्बिटल प्लेन के नीचे। ठीक है, तो ये जो बना है ट्रायंगल, इसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल। तो ध्यान से देखो, तो एक पिरामिड ऊपर बन सकता है, एक पिरामिड नीचे बन सकता है ना। इसमें देखो, इसमें ज़्यादा समझ में आ रहा है, इमेज भी दिखाया मैंने आपको। ठीक है, एक पिरामिड ऊपर बना सकता है, एक नीचे। सो इसका नाम इसलिए पड़ता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि दो पिरामिड बन सकते हैं। सो sp3d की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, एक 120 डिग्री आपस में होगी जो सेम प्लेन में है ना, और जो प्लेन के ऊपर और नीचे है उनका एंगल 90-90 डिग्री होगा, है ना। ये इससे 90 डिग्री, ये इससे 90 डिग्री, ये इससे 90 डिग्री, है ना, नीचे वाला भी इससे 90 डिग्री, है ना। सो समझ में आया आपको? ओके, एग्जाम्पल का टेंशन मत लो। PCl5 होगा, अब बना के नहीं दिखाएंगे, चाहो तो आप खुद से कर सकते हो, खुद से ट्राई करिए। अब मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ थोड़ी देर में कि कैसे निकालना है। इसी तरह से बच्चों 1s 3p है ना, और 2b। तो कुल मिला के अब बनेंगी 6 नई ऑर्बिटल्स, क्योंकि 6 इंटरमिक्स हो गई ना। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके है। चलिए अब इसमें इनका नाम क्या होगा? sp3d2, 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 ये होगी इनकी नाम। ठीक है, और इनकी जो ज्योमेट्री बनेगी ना वो कुछ ऐसी होगी। sp3d2 की जो ज्योमेट्री होगी ना वो कुछ ऐसी होगी, ऐसे ये। तो ये जो 4 मैंने बनाए ना, ये एक ही प्लेन में आते हैं, और ये जो 2 मैंने बनाए ना यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ से एक ऊपर है एक नीचे है, तो ऊपर एक जो है प्लेन के ऊपर है, एक जो है वो प्लेन के नीचे है। ये जो एक ज्योमेट्री बनी है इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इस तरह की ज्योमेट्री को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, 4 एक प्लेन में और 2 में से एक ऊपर, प्लेन के ऊपर, और एक प्लेन के नीचे। ठीक है, 8 फेस वाला। कैसे 8 फेस होंगे? एक फेस देखो इधर से ऐसा होगा, 1 2 3 4, ये ऐसा एक फेस होगा, है ना यार। 3D विजुलाइज करने की कोशिश करो, मैं इमेज भी आपको दिखा रहा हूँ। फिर ये और ये एक फेस होगा, ये 1 ये 2, फिर ये और ये एक, अरे बोलो, ये पीछे से जाएगा इसके, और ये एक। सो ऊपर 4 हो गए, उसी तरह नीचे से भी 4 होंगे, 1 2 3 और 4।
नीचे 4 ऊपर 4। इमेज में आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ मैं इसको ये नहीं करना चाहता, इमेज में आपको अच्छे दिख रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो गया जैसे SF6। अब करके नहीं देख रहे, हम आपको बताते जा रहे हैं बस, ओके। शॉर्ट ट्रिक आने ही वाली है, ओके। ऑक्टाहेड्रल sp3d2। एक और हो सकता है लास्ट में, दैट इज ठीक है। क्या हो सकता है एट द एंड, एक S प्लस 3P और 3D। ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है यार। कुल कितना ऑर्बिटल बनेंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम क्या होगा, नाम तो बताओ ज़रा, नाम तो बताओ। SP3D3, यही इन सबका नाम होगा यार, ठीक है, समझ रहे हो, सबका नाम यही होगा। चलो आखिर में भी लिख दूँ, SP3D3, सबका यही नाम होगा। ऐसे में बच्चों जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, वो कुछ ऐसी होगी, अगर आप देखो तो ऐसे, मिनट, कुछ ऐसे, ऐसे होगी। ऐसे ये एक, अगर आप समझ सकते हो तो ये एक पेंटागन के स्ट्रक्चर शेप का है, बिल्कुल पेंटागन जैसा शेप है, इसमें पहले वो बना रहा था, ठीक है। इसे हम कहते हैं, इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं पेंटागोनल। तो इसकी ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल, किसकी, SP3D3 की। समझ में आया आपको। और एक देखिए यहाँ पे ऐसी 5 होगी, यहाँ पे ऐसे 5 होगी प्लेन में, और एक ऐसे प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, कुल 7। एक प्लेन में 5 होंगी, ऐसे जो ब्राउन कलर से की हैं ये 5 प्लेन में है, और एक ब्लू में से एक ऊपर एक नीचे, प्लेन के नीचे बॉटम में, ऐसे कुल 7 होंगे, ठीक है। इमेज में क्लियरली दिख रहा होगा आपको, है ना, इमेज में आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो चलिए फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। जब भी देखिए, जब भी आपका SP हाइब्रिडाइजेशन होगा तभी लीनियर ज्योमेट्री बनेगी, याद रखो ये चीज़। जब भी आपका SP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तभी ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, ओके, ट्रायंगुलर प्लेनर कुछ इस तरह से। जब भी SP3 होगा तब टेट्राहेड्रल, क्या चीज़, टेट्राहेड्रल। जब भी SP3D होगा तभी हम बोलते हैं उसे ट्रायंगुलर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड दिखते हैं, है ना, बाई पिरामिडल, पिरामिड की तरह, ऐसे ऐसे ऐसे, नीचे से भी ऐसे ऐसे, इस तरफ ऐसे, पिरामिड की तरह, इमेज में आपको क्लियरली दिखा होगा, है ना। और एक SP3D2 ऑक्टाहेड्रल, 8 1 2 3 4 5 6, ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरह से ही होता है ना। 4 प्लेन में तो ऊपर 8 फेस वाला, कैसे हो गए, 1 2 3 4, 4 ऊपर 1 2 3 4 और 4 नीचे, ऐसे 1 2 3 4, इमेज में क्लियरली दिखा होगा आपको। फिर एक ये होता है SP3D3 जिसे हम पेंटागोनल कहते हैं, ओके, समझ में आया आपको, ओके, ठीक है। अभी हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, क्वेश्चन डालिए, सॉरी क्वेश्चन डालिए, हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे ढूंढेंगे, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कैसे निकाले हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO4 माइनस सल्फेट आयन। अब तुम क्या करोगे, इसमें बॉन्ड बनाओगे, पहले एस से बी में गया, ये सब सोचोगे। जैसे हम आपसे कहें फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन इन ऑफ, कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं आपसे, SI
SiF4 में सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। सो Si का एटॉमिक नंबर लिखोगे, फिर आप फिर कन्फिग्रेशन करोगे, फ्लोरीन का फिर जंप कराओगे, फिर मिक्स। नहीं, ये सब नहीं करना। 2 तरीके हैं हाइब्रिडेशन फाइंड करने के, है ना, ये सब नहीं करना। 2 तरीके हैं। कौन से? एक है हमारा स्ट्रक्चर से, कि कोई हमको स्ट्रक्चर बना के दे दे जिसमें हमें पता चले कि सिंगल बॉन्ड कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। क्या चीज़? सिंगल बॉन्ड कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। कोई हम स्ट्रक्चर बना के दे जिससे हमें पता चले कि सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर कितने हैं। दूसरा तरीका कौन सा है अभी? दूसरा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। दूसरा सुपर मेथड है, एक बार में शॉर्टकट है। तो आइए चलिए पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर हम समझेंगे फॉर्मूला। स्ट्रक्चर में क्या, चलिए समझते हैं। सिंगल बॉन्ड कितने और लोन पेयर कितने ये पता चल जाए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले बच्चों मैं फिर से कहूँगा, आप जो हैं जितना भी अभी तक पता है उसे अच्छे से अपने नोट्स में लिख लिया हो तो एक बार गो थ्रू करिए। ओके, चलिए अच्छे से देख लो अपने नोट्स में, है ना, कि एक एस एक पी से क्या बनेगा, लीनियर होगा ज्योमेट्री। जब एक एस 2 पी होगा ट्राइगोनल प्लेनर, एक एस 3 पी होगा तो आपका होगा टेट्राहेड्रल, एक एस 3 पी 1 डी तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, एक एस 3 पी 2 डी ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया आपको? ये सब आप देख लो, ज्योमेट्री भी देख लो उनकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब स्ट्रक्चर से देखते हैं। तो कैलकुलेट करनी है एक नई चीज़ आपको एक चीज़ अभी कैलकुलेट करनी है। और क्या कैलकुलेट करना है आपको? आपको कैलकुलेट करना है z, वेयर z इज़ नथिंग बट z इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होता है? जो नंबर में सबसे कम हो, है ना। सेंट्रल एटम वो जिसके अगर बगैर सारे एटम अरेंज होते हैं जो नंबर में सबसे कम हो। ओके, बाकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने सेंट्रल एटम की पूरी कहानी भी बता रखी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको स्ट्रक्चर देते हैं और सुनो, z की वैल्यूज़ हाइब्रिडाइजेशन, z की वैल्यू ऑफ z की वैल्यू 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। 2 ऑर्बिटल्स है ना भाई, तो 2 z की वैल्यू तो हाइब्रिडाइजेशन sp। z की वैल्यू 3 तो sp2। z की वैल्यू 4 मतलब 4 ऑर्बिटल sp3। z की वैल्यू 5 sp3d। z की वैल्यू 6 तो 6 ऑर्बिटल sp3d2। क्लियर? तो z की वैल्यू से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और z कैसे निकालेंगे? अभी अभी आपको बताया था z कैसे निकालेंगे। z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। सो z की वैल्यू मिल गई तो आप हाइब्रिडाइजेशन जो है आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या बच्चों? सिंपली सिग्मा बॉन्ड कुछ नहीं है। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंपली सिंगल बॉन्ड। ये चीज़ आप याद रखिए, जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है ना, मतलब भी सिग्मा बॉन्ड है वहाँ पे। ठीक है, समझ गए आपको? पाई को काउंट नहीं करना, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना। ठीक है, चलिए देखिए मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले सल्फर ट्राईऑक्साइड का SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। मैं आपको स्ट्रक्चर देता हूँ, आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना इसका क्या है। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 2 बॉन्ड है, तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, हमको सिग्मा ही देखना है। ठीक है, z की वैल्यू मुझे बताइए कितनी होगी, क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन जो है z की वैल्यू पे ही फाइनली मिलने वाला है। z का क्या है? z इज इक्वल्स टू क्या? z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3 प्लस लोन पेयर कोई है इसके ऊपर? नहीं, तो z का वैल्यू आया 3 और z की वैल्यू 3 के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो क्या आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया? sp2, ये है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। अरे हाँ या ना बोलो, sp2 है ना। स्ट्रक्चर क्या है इसका? ट्रायंगुलर प्लेनर।
इसका ये ज्योमेट्री है ना। सो Z की वैल्यू 3 आई, हाइब्रिडाइजेशन आया sp2, और ये जो आप देख सकते हैं ये ज्योमेट्री है ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है, प्लेन में ट्रायंगल जो कि बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वाटर H2O। तो O H H H और लोन पेयर, ये मैंने आपको, अब ऑक्सीजन के पास ये कौन सा बॉन्ड, सिग्मा, अरे हाँ या ना, ये बॉन्ड सिग्मा ही होगा ना, ये भी सिग्मा। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब 2 प्लस लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर भी 4, 2 2 + 2, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो Z की वैल्यू हो गई 4, और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल किसकी ज्योमेट्री है, ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री है, एटम्स की नहीं है। 2 ऑर्बिटल्स में कैसे, लोन पेयर वाले, और 2 कैसे, हाफ फील्ड वाले। नेक्स्ट देखो, आपको नेक्स्ट देता हूँ, करते रहो। NH3 NH लोन पेयर, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। Z का वैल्यू क्या होगा, Z इज इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अरे बोलो हाँ या ना, यही होगा ना हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो काम बन जाएगा। ये ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, है ना, ठीक है, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपको लिखा हुआ है पहले, ओके। चलिए आगे, सो स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो काम हो जाएगा एग्जाम में, ओके। सल्फर इन SO4 2-, तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दे दूँ, फटाक से आप बता पाओगे। सो S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस O, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। तो अब अगर यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं तो ये होगा सिग्मा, ये भी होगा सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो 4 सिग्मा है, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो कि है 4 प्लस 0 लोन पेयर, सो Z की वैल्यू 4 है, ठीक है, 4 है तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, तो टेट्राहेड्रल। तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ होना चाहिए था, एक्चुअली कुछ सही अगर मैं बताऊँ सही मायने में तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होना चाहिए था, ऐसे, कहाँ जा रहा है ये, ऐसे ऐसे, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, समझ आ रहा है, ओके। तो आपको मान लो आपको दे दिया है P इन PCl, P इन PCl, तो आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाता है P, ये इस तरह से Cl, ठीक है, हर जगह सिंगल बॉन्ड ही है। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z विल बी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर कोई नहीं है, 0 है, तो Z इज इक्वल्स टू 5, और Z की वैल्यू 5 के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, sp3d, sp3d होगा हाइब्रिडाइजेशन, याद किया था आपने, भूल गए। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब क्या कि तीन तो प्लेन में होंगे, है ना, तीन जो है प्लेन में होंगे, एक नीचे और एक ऊपर। मतलब ये मुझे कैसे बनाना चाहिए था, ये मुझे ऐसे बनाना चाहिए था, कुछ इस तरह से। यहाँ पे CL, यहाँ पे CL, यहाँ पे CL, एक यहाँ ऊपर एक यहाँ नीचे, तो एक CL यहाँ पे और एक CL यहाँ पे, ऐसे ये सही है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तीन प्लेन में, एक ऊपर प्लेन के एक प्लेन के नीचे, ओके, कोई लोन पेयर है नहीं, ये बनेगा ऐसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चलिए, तो बच्चों इस तरह से मैं आपको तमाम दे सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैं आपको दे दूँ नाइट्रोजन इन NO3-1, NO3-1 और स्ट्रक्चर आपको दे दूँ मैं। तो स्ट्रक्चर आपको दे रखा है नाइट्रोजन का, देख लो, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो Z की वैल्यू क्या होगी, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर कोई दिख रहा है आपको, 0। इसके लिए अपना हाइब्रिडेशन होता है sp2। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। मैंने बनाया भी ट्रायंगुलर प्लेनर ही है, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो अगर आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर अगर काम कर लो तो काम बन सकता है कहीं पर भी, आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, Z की वैल्यू मिल जाएगी और उसकी करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल जाएगी। ओके, और उसी के साथ उसकी करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री भी आपको मिल जाएगी। हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि मान लो H2S की, H2S है ना, जैसे कि SHH लोन पेयर और लोन पेयर। यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि Z की वैल्यू बताओ, सो Z इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस 2 लोन पेयर हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो Z की वैल्यू आ गई 4। और Z की वैल्यू 4 के लिए हमारे पास हाइब्रिडेशन है sp3, अरे है या नहीं है, sp3, जिसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। समझ में आ रहा है आपको, टेट्राहेड्रल। ठीक है, सो Z की वैल्यू 4 है, हाइब्रिडेशन sp3, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आपको। जैसे बहुत है, हम आपसे पूछ लें कि मान लो मैं एक मिनट पेज बदल लूँ, बहुत है यार, मतलब करते रहो, ख़त्म नहीं होगा। SF4, जैसे कि SF है ना, F ना, चलो 4, एक और लोन पेयर, तो Z की वैल्यू बोलो, एक मिनट, Z की वैल्यू क्या होगी, 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो क्या Z की वैल्यू 5 नहीं हो जाएगी। Z की वैल्यू 5 के लिए हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दिखाया हमने आपको, क्या कहेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। एक लोन पेयर भी 4 1 5, एक्चुअली इसे ऐसा लिखते हैं 4 + 1। मैं स्ट्रक्चर इसको बना के दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर बना हुआ आएगा, मैं बना के दे रहा हूँ, मतलब जब ऐसा बन के आए तो कैसा करना है। ठीक है, 5 का मतलब sp3d होगा, और sp3d में क्या होना है, ट्राइगोनल बाइप्लेनर, ये ज्योमेट्री बाइपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये शेप नहीं है, ये ज्योमेट्री है, याद रखो। ठीक है, चलिए आगे। सो ऐसे ऐसे आप कर सकते थे। तो लास्ट में मैं ले लेता हूँ, लास्ट सवाल जी में जैसे एक सवाल आता है, अब तो नहीं आ रहे, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन एटम्स इन द गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है जी, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द हाइब्रिडेशन ऑफ ऑल कार्बन एटम्स इन द गिवन मॉलिक्यूल। नीचे मैं एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ,
सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक मिनट यार, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सिंगल बनाते हैं क्या बनेगा, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे भाई, इसके 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, है ना, ऐसे। इस वाले सी के पास 3 बन चुके हैं, तो एक ही लगेगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक भी नहीं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 2। तो हमें सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सो इस कार्बन की बात करो सबसे पहले, है ना, इस कार्बन की बात करो सबसे पहले, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक पाई। इस कार्बन के पास 3 सिग्मा हुए, तो Z की वैल्यू 3 हुई, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया sp2, हाइब्रिडाइजेशन हो गया Z की वैल्यू 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, Z की वैल्यू 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन की बात करूँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना है, इसके लिए ही एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, तो 3। सो अगेन sp2, इसका भी sp2 ही होगा, हाँ ना बोलो। इसके लिए देखिए, एक सिग्मा और एक सिग्मा, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, Z की वैल्यू 2 है, सो sp हाइब्रिडेशन, है ना। इस कार्बन की बात करें तो ये और ये, सो मतलब Z की वैल्यू 2, सो sp, इस कार्बन का एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इसके लिए, सो Z इधर 3, सो sp2। इस कार्बन एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, मतलब sp2, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। सो इस तरह से आप कार्बन का भी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ओके, आगे बढ़ें। क्या आपको समझ में आ रहा है? वीडियो मुझे पता है लंबा है, होने वाला है, बट इन्फॉर्मेटिव है यार, कंटेंट भी अच्छा है, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बता दो मुझे। मैं पूछता हूँ हाइब्रिडेशन ऑफ जेनॉन इन जेनॉन O2F2 डाइऑक्सी फ्लोराइड, जेनॉन डाइऑक्सी फ्लोराइड, इसको बताओ हाइब्रिडेशन। शेप ही नहीं दिया है, 4 एटम है, कैसे एटम है, लोन पेयर है कि नहीं है, ना स्ट्रक्चर दिया है, कैसे बताएं, कुछ नहीं पता, कहाँ लोन पेयर होंगे, कहाँ कुछ पता नहीं है। जैसे एक और पूछ लूँ मैं, जेनॉन इन XCF4, कुछ नहीं पता, सल्फर इन SF4, 4 है, तो समझ लो कि 4 सिग्मा बॉन्ड ले ले, sp4 तो गलत आ रहा है, sp4 बोल रहा हूँ, sp3 गलत आएगा, कोई एक तरीका होगा, यानी स्ट्रक्चर सबका बनाना पॉसिबल नहीं है, तो कोई और मेथड होना चाहिए। सो लास्ट में वीडियो के हम आ गए हैं, अब आपको हम बताते हैं लास्ट में द बेस्ट ट्रिक, सुपर ट्रिक है, सुपर ट्रिक है ना, सुपर ट्रिक। अगर मैं आपको Z की वैल्यू निकाल के दे दूं तो क्या आप काम कर लोगे, क्या आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो? Z की वैल्यू अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अगर Z की वैल्यू तो हाइब्रिडेशन sp2, 4 है Z की वैल्यू तो हाइब्रिडेशन होगा sp3, 5 Z की वैल्यू तो sp3d, Z की वैल्यू अगर 6 तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d2, ठीक है। तो मैं आपको Z की वैल्यू निकालने का मैं तरीका बताता हूँ। Z इज इक्वल्स टू हाफ इंटू नंबर, 1 मिनट यहाँ पे लिख दूँ, Z इज इक्वल्स टू हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस अगर प्लस 1 मिनट, प्लस अगर कोई नेगेटिव चार्ज है कंपाउंड पे, उसे प्लस करना है आपको, माइनस करो अगर कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज है, इफ एनी पॉजिटिव चार्ज देन यू हैव टू माइनस इट ऑफ, ठीक है, ठीक है। आगे प्लस
नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला, ये है आपका फॉर्मूला। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा आसान आसान है सच। अच्छा, मोनोवैलेंट एटम्स कौन से आपके? मोनोवैलेंट एटम्स हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके मोनोवैलेंट एटम्स हैं, जिनकी वैलेंसी मोनोवैलेंट, मतलब जिनकी वैलेंसी 1 हो। यहाँ से आपको Z की वैल्यू मिल जाने वाली है, और Z की वैल्यू जो आएगी उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पता कर लोगे। फार्मूला क्या है उसका लिखना पड़ेगा। Z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल की सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सारे नहीं, सिर्फ आउटर मोस्ट, प्लस एनी नेगेटिव चार्ज अगर कंपाउंड पे है तो, माइनस पॉजिटिव चार्ज अगर कंपाउंड पे है तो, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अगर अगल बगल सेंट्रल एटम के आसपास हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिखते हैं तो उनको ऐड कर देना है। अब यहाँ आपको सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर है ही नहीं तुम्हारे पास, बिना स्ट्रक्चर के काम होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, नाइट्रोजन इन NH3, ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। ओके, Z इज इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम होने वाला है हमारा नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास 5, प्लस अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कोई नहीं है 0, प्लस माइनस नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं है इसके ऊपर, प्लस करिए नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम है क्या? हाँ, कितने हैं? हाइड्रोजन है। मोनोवैलेंट एटम कौन होता है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, कितने हैं? 3 है, सो 5 + 3 8, सो इट इज 8/2, इट इज नथिंग बट 4। Z की वैल्यू 4 आ गई, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। देखिए इतना आसान है, इतना ही आसान है, देखिए कितना ज़्यादा आसान है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया है, मतलब ज्योमेट्री क्या होने वाली है? टेट्राहेड्रल। कैसी होने वाली है ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। ठीक है, कितना ज़्यादा आसान है, देखिए कर लिया, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इन H2O, बताओ H2O में ऑक्सीजन कितना है? Z इज इक्वल्स टू हाफ, O होगा सेंट्रल एटम 6, इसकी वैलेंसी होगी +2, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, सो ना पॉजिटिव चार्ज सब्ट्रैक्ट होगा ना नेगेटिव चार्ज ऐड होगा। मोनो वैलेंट आइटम है हाइड्रोजन, कितने हैं? 2 ने ऐड कर लिया, 6 + 2 8, 8/2 होता है 4। सो अगेन Z की वैल्यू आ गई 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, मतलब कि जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। आपको बातें समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट देखते जाओ। कार्बन इन CO3 2 माइनस, कैसे करोगे? Z इज इक्वल्स टू हाफ, सेंट्रल आइटम आपका होने वाला है कार्बन, इसकी वैलेंसी होती है 4, प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है? 2, प्लस मोनोवैलेंट आइटम कोई नहीं है, कोई मोनोवैलेंट आइटम नहीं है, ना कोई नेगेटिव चार्ज है, सो 4 + 2 6, सो 6/2 3 होता है। सो भाई हमारा हाइब्रिडेशन आ गया sp2, है ना? समझ में आया? तो हमारा इसमें ज्योमेट्री क्या होती है? ट्रायंगुलर प्लेनर sp2 में। ठीक है, अगला देखिए, आगे देखिए, सीधा आंसर देना है, देखिए Z की वैल्यू निकाल के। नेक्स्ट देखते जाओ, नाइट्रोजन इन NO3 -1, Z इज इक्वल्स टू हाफ, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भाई? 5, +1 नेगेटिव चार्ज है, 6 हो गया ये, सो 6/2 अगेन 3, सो अगेन हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, इतना आसान है। ओके, चलिए आगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना बस है। मुझे लगता है आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल।